नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड पे। आज के सेशन के अंतर्गत मैं एनसीईआरटी ईवीएस क्लास 5th के चैप्टर 17, 18, 19 को कवर करूंगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है सीटेट पेपर 2 एवं बिहार शिक्षक भर्ती के लिए। तो आज के सेशन को स्टार्ट करने के पहले हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का लेसन 17 है फांद ली दीवार। यहाँ तक जो मेन पॉइंट है मैं वही देखना है। यहाँ पे एक चमकते सितारे के बारे में बात की गई है, इंडियन एक्सप्रेस 2007। सामने जो आपने परिवार को चलाने के लिए बर्तन मांजती है, लिंग भेद की दीवार भी जो उसकी माँ ने उसके सामने खड़ी की थी, आज अफसाना खुद एक बुलंद मजबूत दीवार है। मुंबई की नागपाड़ा बास्केटबॉल एसोसिएशन की है। आज वह प्रेरणा है 5 अन्य लड़कियों के लिए जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी छोड़कर पहुंची हैं बास्केटबॉल कोर्ट में। आज अफसाना एक सितारा है एक उभरती टीम का। इस टीम ने मुंबई के कई क्लबों में टीमों को अचरज में डाल दिया। सिर्फ अपनी हिम्मत और थोड़ी सी मदद के सहारे यह टीम पहुंची जिला स्तर टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में। अफसाना मंसूरी हैं जो सिर्फ 13 वर्ष की थी, वह अभी से ही दीवार फांद चुकी हैं। वह दीवार जो उसे झुग्गी और बास्केटबॉल कोर्ट के बीच में थी, समाज द्वारा खड़ी की गई दीवार थी। तो यहाँ पे एक चमकते सितारे के बारे में बात किया जा रहा है कि सामने जो अपने परिवार को चलाने के लिए बर्तन मांजती हैं, लिंग भेद की दीवार भी हो, उसकी माँ ने उसके सामने खड़ी की थी। आज अफसाना खुद एक बुलंद मजबूत दीवार है। मुंबई की नागपाड़ा बास्केटबॉल एसोसिएशन की आज वह प्रेरणा है। 5 अन्य लड़कियों के लिए वह रोज़मर्रा की ज़िंदगी छोड़कर बास्केटबॉल कोर्ट में पहुंची। आज अफसाना एक सितारा है एक उभरती टीम का। इस टीम ने मुंबई के कई क्लबों की टीमों को अचरज में डाल दिया। सिर्फ अपनी हिम्मत और थोड़ी सी मदद के सहारे यह टीम पहुंची जिला स्तर टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में। अफसाना मंसूरी हैं तो सिर्फ 13 वर्ष की, पर वह अभी भी दीवार फांद चुकी हैं। अभी से दीवार फांद चुकी हैं और दीवार जो उसकी झुग्गी और बास्केटबॉल कोर्ट के बीच में थी, समाज द्वारा खड़ी की गई दीवार। उस लड़की के तो यहाँ पे हमें अगला नेक्स्ट पैडागॉजी का प्रश्न यहाँ से बनता है, बच्चों को अपने खेल के अनुभव से सुनो। इन मुद्दों पर बच्चों की अपनी समझ पर चर्चा करवाई जा सकती है। लड़के लड़कियों के खेल से हो, खेल एक से हो, सभी को खेलने के बराबर मौका मिलना चाहिए इत्यादि। तो हमें बच्चों को अपने खेल के अनुभव को सुनना चाहिए। इन मुद्दों पर बच्चों की अपनी समझ पर चर्चा करवाई जा सकती है। लड़के लड़कियों के खेल एक से हों, सभी को खेलने का बराबर मौका मिले इत्यादि पे हमें बच्चों से चर्चा करनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है पेडागॉजी का, कक्षा में बच्चों की टोलियां बनाकर उन्हें अलग अलग खेल खेलने के मौके दें। बच्चों को प्रोत्साहित करें कि वह टीम गेम्स ने अपने न खेलकर टीम के लिए खेलें। तो हमें कक्षा में बच्चों की टोलियां बनाकर उन्हें अलग अलग खेल खेलने के पूरे मौके देने चाहिए एवं बच्चों को हमेशा हमें प्रोत्साहित करें कि वह टीम गेम्स में अपने लिए न खेलकर टीम के लिए मिलकर खेलें। चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों की यह समझ बनाने की कोशिश करें कि खिलाड़ी की योग्यता की पहचान उसे खेल से ना है, ना ही उसकी जाति या आर्थिक स्थिति से होती है। तो बच्चों के अंदर यह समझ हमें बनाने की कोशिश करना चाहिए कि खिलाड़ियों की योग्यता की पहचान उसके खेल से है, ना कि उसकी जाति या आर्थिक स्थिति से होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, बच्चों के अंदर हमें यह समझ बनाना बहुत ही आवश्यक होता है कि किसी भी खेल में खिलाड़ी की पहचान उसकी लगन से ना है, उसके या किस अवसर के लिए खेलता है। अगर बच्चा पूरी लगन से स्कूल के स्तर पर ही खेलता है तो उसकी उपलब्धि है, फिर वह किस नंबर पर आया उसका महत्व नहीं है। तो हमें बच्चों में यह समझ बनाना बहुत ही आवश्यक है कि किसी भी खेल के खिलाड़ी की पहचान उसकी लगन से है, ना कि वह किस स्तर से खेलता है। अगर बच्चा पूरी लगन से स्कूल के स्तर पर खेलता है तो वह उसकी उपलब्धि है, फिर वह किस नंबर पर आया इसका महत्व नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब बात करते हैं कोच सर के बारे में। इस टीम की शुरुआत करने वाले हैं और इन्हें खेल सिखाने वाले नूर खान ने बताया इस इलाके में यही ग्राउंड है।
खेलने के लिए। तो मुंबई की एक जगह बहुत ही भीड़ भाड़ वाली थी, वह है हमारा छोटा सा मैदान बच्चू खान प्ले ग्राउंड। तो बच्चू खान प्ले ग्राउंड कहाँ है? यहाँ से सीटेट में काफ़ी बार प्रश्न पूछा जा चुका है, तो यह मुंबई में है। मुस्तफ़ा खान नाम के एक आदमी हमारे यहाँ रहते थे, उनमें सब बहुत डरते थे, मगर बच्चे उन्हें बेहद चाहते थे, इसलिए उन्हें सब बच्चू खान कहने लगे। तब इस जगह पर आज जैसा ग्राउंड नहीं था, या मिनी मैदान में वह बच्चों को खेल सिखाते थे। इन बच्चों में हम भी थे। बच्चू खान की लगन से हमारे यहाँ के कई लोग आज विदेशी टीमों के साथ मैच खेलते हैं। हमने भी बच्चू खान की तरह अपने इलाके के बच्चों को तैयार किया है। आज हमारी टीम में कई अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, कुछ खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार भी मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नूर खान ने बताया, पिछले कुछ सालों से हमने यहाँ की लड़कियों की टीम भी तैयार की है। हमारी लड़कियाँ महाराष्ट्र के लिए खेलती हैं, सभी बहुत मेहनत करती हैं। हमारे लड़के लड़कियाँ अलग अलग तरह के परिवार से आते हैं, कोई छोटे घर से तो कोई थोड़े बड़े, कोई उर्दू मीडियम से तो कोई अंग्रेजी, मगर यहाँ आकर ये सब एक टीम बनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला लेसन है जाए तो जाए कहाँ। तो यहाँ से जो मेन पॉइंट निकल के आता है, शांत होकर आवाज़ें सुनने से बच्चों को शांति और सन्नाटे का अंतर महसूस होगा। जब सभी बच्चे चुप हो जाते हैं तब कक्षा में शांति तो होती है, लेकिन और कई आवाज़ें सुन दे रही हूँ, ऐसे में सन्नाटा नहीं होता। तो हमें शांत होकर आवाज़ें सुनने से बच्चों को शांति और सन्नाटे का अंतर महसूस होगा। जब सभी बच्चे चुप हो जाते हैं तो कक्षा में शांति तो होती है, लेकिन और कई आवाज़ें सुनाई दे रही होती हैं, ऐसे में सन्नाटा नहीं होता। चलिए आगे बढ़ते हैं। बांध के बारे में बच्चों की समझ को स्पष्ट करें। इसके लिए इलाके या आसपास बने बांध का उदाहरण लिया जा सकता है। बांध बनाने में कुछ लोगों को फायदा होगा, तो क्या कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें नुकसान हो सकता है? इन बातों पर हमें चर्चा की जा सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है अपनी जगह से हटा दिया जाना और तबादला होना। इन दोनों में से होने वाली परेशानियां अलग अलग होती हैं। देश के विकास के लिए बहुत सारी बड़ी बड़ी योजनाएं बनती हैं, जैसे पुल, कारखाने, हाईवे इत्यादि। क्या इनमें सभी लोगों की भलाई होती है? इस पर बातचीत की जाए, रोज़ खबरों में आने वाली घटनाओं से जोड़ा जाए। तो हमें अपनी जगह से हटा दिया जाना और तबादला होना, इन दोनों में से होने वाली परेशानियां अलग अलग होती हैं। देश के विकास के लिए बहुत सारी बड़ी बड़ी योजनाएं बनती हैं, जैसे पुल, कारखाने, हाईवे इत्यादि। क्या इनमें से सभी लोगों की भलाई होती है? इस पर बातचीत की जाए, रोज़ खबरों में आने वाली घटनाओं से जोड़ा जाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला लेसन है किसानों की कहानी, बीज की जुबानी। चलिए यहाँ से जो मेन पॉइंट है देखते हैं। मैं जन्मा था गुजरात के वनगाम में। उस साल बाजरे की फसल बहुत अच्छी हुई थी। गांव में त्यौहार का माहौल था। हमारा इलाका अनाज, साग सब्जी के लिए बहुत मशहूर है। दाम जी हर साल अच्छी फसल के कुछ बीज अगले साल के लिए रखा करते थे। इसी तरह हम बीजों का वंश चलता। सूखी लौकी को मिट्टी से लीप कर उसमें बीजों को रखा जाता है। तो सीटेट में कई बार यहाँ से प्रश्न बना है कि सूखी लौकी से मिट्टी से लीप कर बीजों को उसमें रखा जाता है, मगर इस साल दाम जी ने हम बीजों को रखने के लिए छोटे छोटे खानों वाला मजबूत लकड़ी का एक सुंदर बक्सा अपने हाथों से बनाया। हमें कीड़ों से बचाने के लिए उसमें नीम की पत्तियां बिछाई। तो यहाँ से भी सीटेट में प्रश्न बनता है, कीड़ों से बचाने के लिए क्या किया? तो नीम की पत्ती बिछाई उन्होंने। तब और बीजों के साथ मैं भी यहीं रहने लगा। उस समय दाम जी के सभी चचेरे भाई भी जब नई नई फसल तैयार हो जाती तो सब साथ में त्यौहार मनाते। तब के खाने पीने की तो बात ही अलग थी। सर्दियों में खेत में ही ताज़ी सब्जियों के मसालों के साथ एक मटके में भरते थे, उसको सीलबंद कर देते थे। कोयले के अंगारों से मटके को उल्टा कर सब्जी को पकाया जाता था। इस पकी सब्जी को हम क्या कहते थे? ऊंधियू कहते थे, जिसे गुजराती में ऊंधियू का मतलब होता है उल्टा। ऊंधियू के साथ मिट्टी के चूल्हे पे पकी बाजरे की रोटियों की सौंधी खुशबू, वाह!
साथ में घर के दूध, मक्खन, दही और जितनी चाहें उतनी छाछ। तो यहाँ से सीटेट में बंद बनता है ऊंधियू कहाँ का है, तो गुजराती में ऊंधियू का मतलब होता है उल्टा। इसमें एक घड़े में सब्जी को रख के उल्टा करके खेत में ही पकाते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले एक पेडागाजी का प्रश्न यहाँ से बनता है, पाठ को शुरू करने से पहले बच्चों को उनके अनुभव अवश्य सुने। पाठ में बाजरा मात्र एक उदाहरण है। बच्चे अपने इलाके में उगने वाली फसलों तथा सब्जियों के उगाने में जो जो बदलाव देखते हैं उन्हें भी बताने को कहना चाहिए हमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों के अनुभव के आधार बनाते हुए चर्चा की जाएगी फसलों के उगाने में कैसे कैसे बदलाव आए हैं, उनका क्या कारण हो सकता है, अखबारों का इस्तेमाल किया जाए। तो बच्चों के अनुभव को आधार बनाते हुए हमें चर्चा की जाएगी फसलों को उगाने में कैसे कैसे बदलाव आए हैं, उनके क्या क्या कारण हो सकते हैं, अखबारों का क्या इस्तेमाल किया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अगला पेडागाजी का प्रश्न यहाँ से बनता है कि बच्चों को अपने शब्दों में सोचने के लिए हमें प्रेरित करना चाहिए। तो बच्चों को अपने शब्दों में सोचने के लिए प्रेरित करें कि वह तरक्की या विकास में क्या क्या समझते हैं, क्या चाहते हैं। दुनिया भर में ही हो रही बहस में भी चर्चा को जोड़ें। जैसे विकासशील देशों में किसानों की ज़रूरतें, देसी बीजों और पौधों को बचाने की कोशिशें, देसी नुस्खों और दवाइयों पर किसका हक, किसानों का या बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियों का। इन सब पे हमें बच्चों से चर्चा करनी चाहिए या चर्चा में शामिल करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, कुछ पेड़ों की एक आध सूखी शाखा देखकर लगा कि उसे कीड़ा ने खाया है। बीच बीच में रंग बिरंगे पत्तों वाले पौधे किस लिए? हमने पूछा तो भास्कर भाई ने बताया, इन पौधों को कोटोन की जड़ें जमीन के बहुत अंदर नहीं होती। जब इनके पत्ते मुरझाने लगे तो वे समझ जाते हैं कि बाड़ी के इस भाग को पानी देने की ज़रूरत है। तो यहाँ से सीटेट में कई बार प्रश्न बनता है कि क्रोटोन के पौधे क्या होते हैं। तो क्रोटोन के पौधे की जो जड़ें होती हैं ज़मीन में बहुत अंदर तक नहीं होती हैं। जब पानी की आवश्यकता पड़ती है तो पेड़ सूखने लगते हैं, तो किसानों को पता चल जाता है कि पानी की ज़रूरत है। तो क्रोटोन के पौधे जो होती हैं उसकी जड़ें बहुत अंदर तक नहीं होती। इसके पत्ते जब मुरझाने लगे तो समझ लो उसे पानी की इस भाग को पानी देने की ज़रूरत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उन्होंने बताया कि ये फैक्ट्री में बनी खाद का इस्तेमाल नहीं करते। उनकी ज़मीन उपजाऊ बनती है जड़ों, पत्तों, शाखाओं से सड़ने से और केंचुओं से। ध्यान से ज़मीन को तो देखो तो केंचुए दिखे, कितने सारे केंचुए थे। पूरे फार्म में शायद लाखों होंगे। भास्कराचार्य ने बताया केंचुए ज़मीन में छेद बनाते हैं जिनसे ज़मीन पोली हो जाती है। इन केंचुओं के मल से ज़मीन उपजाऊ बनती है। फिर प्रवीण ने शहर में रहने वाले अपने चाचा के बारे में बताया। उन्होंने एक गड्ढा खोदा जिसमें केंचुओं को रखा हुआ है। रसोई घर में का सारा कचरा, सब्जी फल के छिलके उस गड्ढे में डाल दिए। इस तरह गड्ढे की खाद बनती रही। कचरे का अच्छा इस्तेमाल भी हो जाता था और बाजार भी खाद से ज़्यादा अच्छी और सस्ती खाद मिल जाती थी। फिर हमने इस फार्म में उगे कई फल भी चखे, मज़ा भी आया। और एक चलिए आगे बढ़ते हैं। तकनीक से हमारी समझ अक्सर मशीन तथा बड़े बड़े औजारों तक ही सीमित होती थी, पर कोई तरीका या प्रक्रिया भी तकनीक होती है। उदाहरण के लिए आटे को गूंथना भी एक तरह की तकनीकी है। इस बात पर कक्षा में बातचीत करके समझ बनाई जाए। सूखे आटे को छानना, फिर धीरे धीरे उसको पानी से गीला करते हुए गूंथते जाना। हाँ, कभी ढेर पानी डालकर आप स्वयं पछताएं तो जानोगे इस तकनीकी की खूबी। और अंत में जब आटे का सही स्वरूप हो जाए तो उसे लपेट कर इकट्ठा कर लेना। इन तकनीकियों को शब्द को बता पाना मुश्किल तो है, पर उसको समझना और भी ज़रूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। आज के सेशन के अंतर्गत मैंने NCERT EVS क्लास 5 के चैप्टर 17, 18, 19 को कवर किया। 3 चैप्टर और बचे हुए हैं NCERT क्लास 5 में। उसके बाद मैंने NCERT क्लास 3, 4, 5 करा दिया। अब इससे बनने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन की भी सीरीज हम कराएंगे। ऑनलाइन प्रश्न जो पूछे गए थे उसको भी सॉल्व करवाएंगे। तो आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।